वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। और हम इस लेक्चर में बात करेंगे टीपू सुल्तान के बारे में, जिसको मैसूर का टाइगर बोला जाता था। कैन एनीबडी टेल मी वेयर इज मैसूर? रागिनी मिसबा, एनीवन? कर्नाटका। इसके पापा का नाम क्या था? हैदर अली, है ना? वेरी ब्रिलियंट नेम ऑफ हिस्ट्री। इनकी स्किल्स की वजह से, वॉरियर स्किल्स की वजह से। क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो था हम्म, कट्टर मुसलमान था, या फिर ये लिबरल था, सब सारी धर्मों की इज्जत करता था? क्या ये अच्छा रूलर था या क्रूर था? क्या ये साइंटिफिक था या नॉन साइंटिफिक था? क्या ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में आगे माहिर था उस जमाने के हिसाब से, मतलब वक्त के हिसाब से आगे जानता था टेक्नोलॉजी के बारे में, या फिर नहीं जाता था? और इसकी दोस्ती कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी से थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कुछ छोटे छोटे सवाल थे जो एमपीपीएससी में आपको काम आएंगे, क्योंकि कंसिडरिंग द पास्ट क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 30 to 35 ईयर्स ऑफ एम, हाँ, ऑफ एमपीयूपी, हाँ, ये वाले क्वेश्चंस वैसे आते हैं। ठीक है। और टीपू सुल्तान वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक रहता है एमपीयूपी के एग्जाम्स का, आप जानते हो, मतलब नॉर्थ इंडिया के एग्जाम्स का रहता है, क्योंकि ये एक जाना माना नाम है। भले ही ये दक्षिण भारत से बिलोंग करता था, लेकिन जाना माना नाम है इसका। हम लोग बहुत नाम लेते हैं, जैसे 4-5 नाम नहीं होते गिने चुने हमारे जमाने पे, जैसे झांसी की रानी, मंगल पांडे, टीपू सुल्तान, ठीक है, गांधी जी। तो ये सारे जो नाम है, इन्हीं से गिने चुने वो क्वेश्चन निकलते हैं, क्योंकि वो मतलब आप कभी कभार पेपर देखोगे ना, जैसे एसएससी जैसे लेवल का या फिर एमपीपीएससी वगैरह का, तो उसमें आपको ऑप्शंस भी कभी कभार तो सेम मिलते हैं, क्वेश्चन तो छोड़ ही दो, ऑप्शंस भी बिल्कुल सेम। है ना? कि ऐसा लगता है कि एहसान ने बनाए हो कि भाई पूरे 365 दिन यूज़ करके तुम 100 क्वेश्चन भी नहीं बना पाए। लेकिन हमें इस चीज़ से दुखी नहीं, हमें इस चीज़ से खुश होना है कि हम इसमें बाजी मार ले जाएंगे। तो कंपनी रिजॉर्टेड टू, ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन फेस करा, या उसको करना भी पड़ा, या वक्त का तकाजा कुछ ऐसा था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगा कि उसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हार्म हो रहे हैं ना, तो ये एक प्रकार से थ्रेट है, और अब उसे अपनी सॉवरेनिटी, डिग्निटी इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टर्म्स प्रोटेक्ट करनी थी। अब ऐसे ही एक केस उसके सामने आएगा कि जब उसने एक रियासत पे कंट्रोल करने का सोचा, दक्षिण भारत में, कर्नाटका में, मैसूर में, तो मैसूर पे कब्जा करना इतना आसान नहीं था। मैसूर के बारे में उन्होंने पूरा जायजा लिया, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक बात करी थी कि हाँ, कंपनी कभी भी ना उस जगह हाथ नहीं मारती थी जहां पर उनको कोई अंदाजा ना हो। नचनिया के बारे में अगर नहीं पता तो उस कोठे पे जाना नहीं है। मैसूर की स्टोरी जानते हैं एक बारी। मैसूर जो है, मैसूर एज अ स्टेट, एज अ किंगडम, वो पावरफुल किंगडम बना, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ी अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स। बाप बेटा ही थे दोनों। हैदर अली, जिसने 1761 से लेकर 82 तक रूल करा, अगेन ही वॉज वेरी एबल रूलर। और इसका फेमस बेटा टीपू सुल्तान। ठीक है। टीपू सुल्तान के बारे में आप कुछ चीज़ें जान करना, आप इनको यूज़ कर सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं, जीएस पेपर 1 में सोसाइटी में आप यूज़ कर सकते हो, जीएस पेपर 4 में आप इनको यूज़ कर सकते हो, और आप इसको ऐसे राइटिंग में भी कभी कभार यूज़ कर सकते हो, इंटरव्यू में कुछ वैलिड पॉइंट देने के लिए यूज़ कर सकते हो। आप कहोगे इतना सब कुछ कैसे? डोंट वरी, अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी पे हैं। तमिलनाडु का लेवल और पूनम दलाल दहिया का लेवल आने दो, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड मैंने पूनम दलाल दहिया क्यों कहा? क्योंकि मॉडर्न यूनिवर्सिटी पूनम दलाल दहिया मैम की भी आने लगी है। ठीक है। तो मैसूर जो है, मैसूर बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेड जो था मालाबार कोस्ट पे, उसको कंट्रोल करता था। दक्षिण भारत के समुद्री हिस्से पे बड़ा कंट्रोल करके रखता था मैसूर किंगडम। कंपनी इनसे इस टाइम पर शुरू शुरू में जब भिड़ना स्टार्ट नहीं हुए थे दोनों, तो पेपर और कार्डमम, कार्डमम इज इलायची, पेपर इज, व्हाट इज पेपर? काली मिर्च। ठीक है। किस में डलती है? सूप में। ठीक है। तो वो इन्होंने परचेज करना शुरू करे। मसालों के व्यापार में वैसे भी आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत फायदा हुआ। उन्होंने अरबों खरबों अनगिनत अमाउंट कमाया मसालों के व्यापार में। हाँ कि ना? बताओ।
हाँ इनसे ही मालाबार कोस्ट में, क्योंकि आप जानते हो ना आज भी जब हम ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ते तो कार्डमम हिल्स वगैरह वहाँ पर हैं बड़े सारे, पता होगा आपको। मसालों का व्यापार बहुत अच्छा होता है, लौंग इलायची वगैरह, काली मिर्च की खेती, है ना, ये सब। अब इनका मकसद क्या था? अब आप कहोगे ये खरीदते क्यों थे, मयूर आपके दिमाग में आओगे खरीदते क्यों थे। अगेन इनका मकसद वही, ये रॉ मटेरियल की फॉर्म में यहाँ से खरीद रहे हैं, कम प्राइस पे खरीदना चाहते हैं और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में जाकर हाई प्राइस पे जाकर सेल कर देंगे। जो मार्जिन लगा, जो मार्जिन बचा, ये मार्जिन इनके लिए हो गया ट्रेडिंग अमाउंट। इस प्रकार के ट्रेडर थे। हम भी तो यही करते हैं स्टॉक मार्केट में, कम भाव पे कोई चीज़ खरीद लेनी और हायर पे जाकर बेच देनी। जितना बीच में बच गया, जिस रेट पे खरीदा था और जो निकालने का रेट है उसके बीच का जो गैप है वो हमारा प्रॉफिट है। ठीक है। 1785 में टीपू सुल्तान जो है उसने रोक दिया एक्सपोर्ट ऑफ। टीपू सुल्तान को औकात समझ में आ गई थी इनकी। और औकात पता है कैसे, देखो थोड़ी सी साइकोलॉजी की भी यहां पर बात करते हैं, सिर्फ इसको रॉ में पढ़ना ऐसा ठीक नहीं होगा हमारे लिए। दोस्ती टीपू सुल्तान की किससे थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ये व्यापार करवा रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। इंटरफेयर की बात नहीं है, नहीं नहीं, यही तो अच्छी बात है। टीपू को इसलिए तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अच्छे लगते थे, इंटरफेयर नहीं करते थे, वो समझाते थे इसको। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी लूटा नहीं मैसूर को, इसलिए टीपू सुल्तान को ये चीज पता थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने इसको एक बात बोली, तुम ये इनको क्यों बेच रहे हो इतने कम रेट पर, तुम्हें पता है मैं तुम्हें काला चिट्टा लाकर बताऊं कि जो ये दूसरे देशों में किस भाव पर ये बेच कर आ रहे हैं। तो इसने कहा क्या करना चाहिए, इसने कहा हम मर गए क्या, हमारे शिप्स यूज़ करो, तुम्हारे शिप है भाई, और तुम इन्हीं शिप्स के रास्ते डायरेक्टली भेज दो, तुम बीच में इनको दल्ला बनाकर क्यों बेच रहे हो। साइकोलॉजी समझ में आई मयूर सबको? बीच में दल्ला बनाकर इनको क्यों बेच रहे हो। ये यहाँ से वो लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और फिर ये जाकर तुम्हें सस्ते रेट पर जाकर उधर महंगा बेच देते, प्रॉफिट इनकी जेब में जा रहा है। तुम ये शिप ले जाओ, जैसे मैंने आपको कहा कि मयूर मेरी गाड़ी ले जाओ, आपको जहाँ जाना ले जाओ, पेट्रोल तुम अपने हिसाब से भरवा देना, बाकी तुम्हें गाड़ी में चाहे 1 महीने बाद वापस आने, चाहे 1 साल बाद वापस आने, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पेट्रोल तुम अपने भरवा लेना। ऐसे ही इन्होंने ये करा। चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची। ये मैं क्यों बता रहा हूं यार, ये क्वेश्चन आते हैं पता है, अगर आप देखोगे ना यूपीएससी में भी आते हैं क्वेश्चन कि क्या क्या व्यापार होता था, क्या क्या नहीं होता था, एक एक किंगडम एक एक रूल के टाइम पर। ये आपको चीज़ें ना याद रखनी पड़ेंगी, इसलिए तो मैं आपको कॉलम एंशिएंट हिस्ट्री से अभी तक मैं बता रहा हूँ। रागनी मैंने बताया कि नहीं बताया कि कुत्तों का, जानवरों का कॉलम के कौन कौन से जानवर हड़प्पा में मिलते थे, वैदिक एज में नहीं मिलते थे। फिर मैंने मेडिवल में आपको बताया कि इस टैक्स के नाम, उस टैक्स के नाम, कौन सा फूड आइटम यहाँ पर प्रेवलेंट था, कौन कौन से अनाज यहाँ पर नहीं मिलते थे। जैसे शुगर केन हमें वैदिक एज में देखने को मिलता है, लेकिन गन्ने का नाम क्या हम हड़प्पा में सुनते हैं? नहीं सुनते। ये चीज़ है। अच्छा, हड़प्पा में घड़ियाल थे क्या, अगर मैं पूछूं, अगर यहाँ पर आपसे, घड़ियाल थे क्या? थे, ठीक है। शाइनी, हड़प्पा में डायनासोर थे? प्री हिस्टोरिक एज में थे डायनासोर? पक्का? ओ, पागल हो गए हो। तो 1785 में टीपू सुल्तान ने रोक दिया एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम, और इसने लोकल मर्चेंट्स को रोक दिया फ्रॉम ट्रेडिंग विद द ईस्ट इंडिया कंपनी कि तुम लोग भी व्यापार मत करना इसके साथ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा ये हरामजादे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने भड़काया है, लेकिन अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सपोर्ट जब उनका रुक गया, तो आमदनी जब उनकी सफर कर रही है, उनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। अब मैं एक साइकोलॉजी और खोलना चाहता हूं सबकी, ध्यान से सुनना। ये ईयर देख रहे हो मयूर, 1785। अभी कुछ साल पहले, 12 साल पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया है, और याद है चार्टर देकर इनको जो इंडिया भेजा गया, उसमें यह बोला गया था ना कि तुम जब तक पैसा पहुंचाते रहोगे तब तक तुम एंजॉय करते रहो इंडिया, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिस दिन एक्सपेक्टेड अमाउंट आना बंद हो गया या कम हो गया तो तुम गए,
फिर दूसरे जो लोग व्यापार करना जाना चाहते हैं ब्रिटेन से, फिर उनको भेज दिया जाएगा। बताओ, याद है ये वाली चीज? है ना रागिनी, मिसबा, क्लियर ये वाली चीज? अब अगर एक एरिया से भी अगर एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो घाटा है कि नहीं है? आपने बड़े सारे बिजनेस खोल रखे हैं, एक जगह की, एक राज्य की सरकार ये कह रही है सामान पैक करो और ये यहां से अपना बिजनेस जो है पूरा पूरा तेल का या जो भी तुमने खदानें खोल रखी हैं सारा बाइंड अप करो। रेवेन्यू मैं कह रहा हूं आपको चलो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपने किसी कंट्री से या वर्ल्ड बैंक आईएमएफ से हो सकता है लोन ले रखा हो आपने, मान लो कुछ भी सिनेरियो मान लो, या आपने बहुत ज्यादा पैसा उठा रखा है शेयर होल्डर्स का, कि आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस में नहीं आ जाओगे, हल्का सा भी, चाहे मैं कह रहा हूं 1% भी आओ, कुछ तो झटका लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ, है ना? लेकिन अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ईगो हर्ट करने का मतलब था उनकी नाराजगी, और उनकी नाराजगी का मतलब यह है कि अब टीपू सुल्तान को रेडी हो जाना था भिड़ने के लिए उनसे। लेकिन टीपू सुल्तान अपनी मूंछों को ताव देकर थोड़ा सा रिलैक्स इसलिए था कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट है, हम बहुत ज़्यादा सक्षम हैं और देखते हैं इनका भिड़प किस प्रकार से होता है। लेकिन आपको इतना समझ में आ गया कि इस पॉइंट तक, जहाँ तक हमने इसको अभी डिस्कस कर लिया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ईगो हर्ट कर दिया टीपू सुल्तान ने एक्सपोर्ट को क्लोज करके, और दूसरे लोकल मर्चेंट्स को भी बोलकर कि तुम लोग भी इनके साथ व्यापार नहीं करोगे, ये सुल्तान हिंद तो नहीं बोलूंगा, सुल्तान दक्षिण भारत का हुक्म है, ठीक है? सुल्तान मैसूर का हुक्म है। ही ऑल्सो स्टैब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, और इसने आर्मी को अपनी मॉडर्नाइज करा था इन्हीं की मदद से। आर्मी को मॉडर्नाइज करने के अलावा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाले फ्रांस से बहुत प्यारी प्यारी गिफ्ट लाते थे इसके लिए, बहुत प्यारी प्यारी गिफ्ट। जैसे जो प्रधानमंत्री के सोल्जर्स होते हैं ना, आपको पता है वो अटैची लेकर चलते हैं, वो अटैची गन होती है, अटैची गन होती है वो। अगर आप सबने कभी ये डीएनए जो एक आता है अगर कभी देखा हो, मैंने उसी पे देखा था ये वाली चीज़, उसमें गन लगी रहती है कि अगर प्रधानमंत्री को कोई भी नुकसान हो तो ऐसा मत समझना इसे अटैची में पेपर रखे हुए प्रॉपर्टी के किसी चीज़ के, वो बंदूकें चल जाएंगी और कहाँ से चलेंगे आपको ये भी पता नहीं लगेगा कि गोलियाँ घुसी कहाँ से हैं और आत्मा कहाँ से निकल रही है। तो ब्रिटिश जो थे ना, अब इस टाइम पर ना उनके नाक से धुआं निकलने लगा, जैसे वो इमोजी होता है ना अपना व्हाट्सएप वाला, उनके नाक से धुआं निकलने लगा। दे वर वेरी फ्यूरियस। ब्रिटिशर्स ने इस टाइम पर हैदर अली और उसकी औलाद टीपू सुल्तान को ऐसा देखा कि यार हम इनसे सोच रहे थे कि ये हमारे काम आएंगे, लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा घमंडी, ढीठ, एरोगेंट और डेंजरस हैं, और इन रूलर्स के साथ समझौता करना, वार्तालाप करना, बातचीत करना, कोई एग्रीमेंट करना सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। इनको हमें कंट्रोल करना ही पड़ेगा और इनको अब क्रश करने का टाइम आ गया है। हम इनसे समझौता करने जब तक जाएंगे तो वो समझौता करने का मतलब है टाइम वेस्ट, और जिस प्रकार से इनकी दोस्ती के एक ताली वो मारता है, एक ताली वो मारता है, जिस प्रकार से हमें ये गुल खिलाते हुए दिख रहे हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो अपनी साइड, अपने पाले में इनको लेकर आना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन काम है। और इसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है, या तो हम मैसूर में मिट जाएंगे या टीपू सुल्तान को मिटा देंगे। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तैयार, और सुल्तान को पूरी भनक लग गई टीपू सुल्तान को इस बात की कि अब ऐसा ऐसा हम रेडी हैं। और ये चीज़ तो एक्सपोर्ट बंद करने के लिए, एक्सपोर्ट की परमिशन देने से पहले टीपू सुल्तान मन बना कर बैठा था कि ये बैठक तो बेटा होनी है, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। 4 वॉर लड़े ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के किंगडम ने आपस में। पहला, इसको बोलते हैं इंग्लिश को बोलते हैं हम लोग एंग्लो। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए उस टाइम पे टर्म यूज होती थी एंग्लो। बस एंग्लो के आगे आप कोई भी राज्य लगा दोगे ना तो उस नाम का वॉर बन जाएगा इतिहास में वो। जैसे अगर आपको नाम याद नहीं आ रहा हो कि टीपू सुल्तान के साथ कौन से वॉर लड़े गए थे, तो आप इनको याद रख लो, एंग्लो। और टीपू सुल्तान का किंगडम कौन सा अशफरीद? मैसूर, ठीक है। अगर इनकी भिड़प मान लो फॉर एग्जांपल ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है एंग्लो, और इनकी भिड़प अगर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से हो रही तो मैं क्या लिखूंगा? एंग्लो फ्रेंच वॉर। अगर ये कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और इनकी लड़ाई अगर डच ईस्ट इंडिया कंपनी से हो रही तो मैं क्या लिखूंगा? एंग्लो। आप समझ गए? ये छोटी सी बात है, मतलब देखो मैं तो सबके लेवल से उस लेवल से समझाता हूँ कि देखो कोई पहली बार भी सुन रहा है ना, अगर वो झिझक के मारे नहीं भी पूछ रहा है, और ये छोटी छोटी चीज़ें ना एग्जाम में आपका बहुत टाइम बचा देती हैं, आपकी साइकोलॉजी ना गड़बड़ाती नहीं है, आप एक फिक्स वे में सोच पाते हो कि यार
जो लॉजिक काम करते हैं ना वो ऐसी बेस से काम करते हैं। ग्राउंड फ्लोर जिसका नहीं बनाना वो फोर्थ फ्लोर कभी नहीं बना सकता। ठीक है, तो ओनली इन द लास्ट बैटल 4 वॉर लड़ते हैं, एंग्लो मैसूर वॉर होते हैं। एक होता है 67 से 69 पहला, दूसरा 1780 से 84, तीसरा 1790 से 92 और चौथा 1799। ये एक ही साल हुआ। अच्छा, क्या ये याद रखना है? जी हाँ, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं इसमें 3 वेरी लगाऊंगा, आपको याद रखना है। क्यों? यूपीएससी के लिहाज से 0% इंपॉर्टेंट, स्टेट पीएससी के लिहाज से 1001% इंपॉर्टेंट। ये डेट्स, इंक्लूडिंग डेट्स, मैं अभी वॉर की बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, लास्ट बैटल जो था जिसको नाम दिया जाता है, अच्छा ये चारों के चारों था क्या, इन चारों में इवेंट्स क्या हुए? जस्ट हैव पेशेंस। इस चैप्टर के बाद हम डायरेक्टली तमिलनाडु की 8th क्लास में आने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने के लिए। एक एक बैटल के ऊपर एक एक क्लास लगाएंगे। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एक एक क्लास लगाएंगे। ठीक है, लास्ट बैटल जो था बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को विक्ट्री मिली। अभी एनसीईआरटी जल्दी बोल के निपटा गई, लेकिन ये एक निपटाने वाली बात नहीं है। हम उसमें जानेंगे कि यार टीपू सुल्तान ने क्या बेहतरीन तरीके से इनको खदेड़ भगाया था तीन उसमें युद्ध में। चौथे वाले में बेचारा हार गया था, क्योंकि वही वाली बात है ना, याद है वो शैली वाले जो मैं एग्जांपल देता हूँ, पेड़ पे हम सबने एक एक करके वार करा, बहुत मारा मारा, घायल कर दिया, और फिर वो बस टच करने की वजह से गिर पड़ेगा वो पेड़, कि शैली आई बस उसने टच कर दिया और नाम उसका हो गया। तो यहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत तो गई, हरा दिया टीपू सुल्तान को, एग्रीमेंट भी से साइन करवा लिया, लेकिन जो 3 युद्ध में जो टीपू सुल्तान जीता था उसकी तारीफ करना भी बनता है। ही वॉज काबिल तारीफ इन डैट युद्ध। ठीक है, बाकी 3 एंग्लो मैसूर वॉर्स में टीपू सुल्तान मर गया था बेचारा। बात ये थी इस युद्ध में, अपनी कैपिटल सेरिंगापट्टनम को डिफेंड करते करते ये इनके किले तक घुसाए थे, और इसी को बोला जाता है बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम। मैसूर जो है, मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी वोदियार्स, या वदायर्स भी इनको कहते हैं, और सब्सिडरी अलायंस इनके ऊपर इम्पोज कर दी गई थी। तो सब्सिडरी अलायंस अब तो आप समझ ही गए हो। और ये वदियार फैमिली ना आज भी है, आज भी है ये फैमिली। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ रूल करती है, मतलब ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जैसे आपको पता है सैफली खान भी एक प्रिंसली स्टेट का ही एक वंश है। पटौती खानदान इनका चलता था, भोपाल के रूलर्स थे ये लोग, इनके खानदान दादी वगैरह पटौती है। ऐसी ग्वालियर में जो सिंधियाज हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया वगैरह, इनकी फैमिली भी ऐसी हैं प्रिंसली स्टेट्स वाली, है ना। यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस दिखेंगे। टीपू सुल्तान, जो पूरा सिनेरियो बता दो मैं आपको, कंपनी की जो फोर्सेस थी ये इनको शुरू में पहले हैदर अली और टीपू सुल्तान ने हराया 3 एंग्लो मैसूर वॉर्स में। बट 1792 में हुआ क्या था, टीपू सुल्तान जीत जाता। मेरी बात ध्यान से सुनना आप सब लोग, टीपू सुल्तान जीतने ही वाला था। हमारे देश में इंसान किसी का सगा नहीं है। मराठास, हैदराबाद का निजाम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तीनों मिल गए। 3 एक्सेस अलायंस, जस्ट लाइक 1971 इंडो पाक वॉर, जब चाइना, पाकिस्तान और यूएसए मिल गए थे। कम से कम मराठास और हैदराबाद के निजाम को तो सोचना चाहिए था, ये बाहर की फोर्सेज है, गोरी चमड़ी हैं। लेकिन मराठास, हैदराबाद का निजाम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मिल गए, और टीपू को एक ट्रीटी साइन करवाई गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसमें उसके 2 बच्चों को बंदी रख लिया गया। ये 2 बच्चे, वो कह रहे हैं पापा हमें नहीं जाना। देख आशमा, जैसे तू सिंपैथी में चेहरा बनाती है ना शिनचैन वाला, जिसकी आंखों से सितारे निकलते हैं, देख कुछ ऐसे ही देख रहा है ये वाला। ठीक है, ब्रिटिश पेंटर्स जो हैं उनको हमेशा, मतलब छोड़ो यार, तो ये चीज़ ये शो करती है कि देखो ब्रिटिशर्स में इतनी दम थी कि ये टीपू सुल्तान के बच्चों को बंदी बनाकर रखे हुए हैं कि जब तक तुम ये फलाना फलाना इतनी पेमेंट नहीं भिजवाते थे, या इतनी इतनी ट्रीटी साइन नहीं कर लेते, या कुछ भी नहीं कर लेते, तो तब तक तुम्हारे बच्चे हमारे पास बंदी रहेंगे। ठीक है, तो पूछने लगे अंकल अंकल हमें क्यों लेकर जा रहे हैं, तो वो कहते हैं अंकल आपको अच्छी वाली टॉफ़ी खिलाएंगे जो लंदन से आई है। टीपू का टॉय टाइगर, इसकी बहुत तारीफ होती है। ठीक है, ये एक बिग मैकेनिकल टॉय है जो कि टीपू सुल्तान के पास था। हमें यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, इससे काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले नफरत करते थे, पता है क्यों? ये ऊपर टाइगर जो है ना, ये दिख रहा है, ये टॉप पर टाइगर है,
टॉप पर टाइगर है और बॉटम में ये एक यूरोपियन सोल्जर है, लेकिन ये पता है किसका सिंबोलिज्म है? इसका ड्रेस कोड अभी मैं आपको कलर्ड फोटो दिखाता हूँ उसकी, ये ऑफिशियल है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। मॉलिंग मतलब घुर्राना, ठीक है, दहाड़ना। जब इसका हैंडल जो है टॉय टाइगर का टर्न करा जाता है तो ये टॉय टाइगर ना रोरिंग की आवाज निकालता है और सोल्जर जो है ना वो रोता है। ये जो टॉय टाइगर है ये आज के टाइम में लंदन में विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। ब्रिटिश इसको अपने साथ ले गए थे जब टीपू सुल्तान मर गया था अपनी कैपिटल सेरिंगापट्टनम को डिफीट करते करते, और यहाँ पर आपको एक डेट देखने को मिल गई है 4 मई 1799 को ये घटनाक्रम हुआ था। ठीक है, अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ। टीपू टॉय टाइगर, ये इसके यहाँ पर साउंड्स निकलती हैं। ठीक है, इसका जैसे ही हैंडल ये घुमाया जाता है ना ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे 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 करके, तो ये रोरिंग की आवाज़ निकालता है और ये ना रोने की आवाज़ निकालता है। मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, इसको सुनना ज़रा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए तो मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया। इसको ज़रा आप में से कोई एक ना कॉपी कर देना और ये सेंड कर देना व्हाट्सएप के ग्रुप पे सेंड कर देना। ठीक है, मैंने उसको हमारे वाले पर्सनल ग्रुप पे सेंड कर दिया। ओके। टीपू सुल्तान की तारीफ में बड़े सारे शब्द कहे जाते थे। लेजेंड ऑफ टीपू, किंग्स आर ऑफन सराउंडेड बाय लेजेंड, और उनकी जो पावर्स हैं वो बड़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं बड़ी सारी ऐसी फेमस प्रचलित कहानियों द्वारा, जो कि सच हो ना हो इसको पता नहीं लगाया जाता, लेकिन वो फैलती चली जाती हैं जनरेशन बाय जनरेशन। ऐसे एक फोकलोर, फोकलोर एक ऐसी कहानी होती है मतलब जिसके ऊपर ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो झूठ हो कैसी भी हो, लेकिन वो बड़े जनरेशन से बड़े टाइम से प्रचलित होती है एक जगह पे या कहीं पर भी। तो यहाँ पर एक लेजेंड है अबाउट टीपू सुल्तान, जो कि रूलर बना मैसूर का 1782 में। ऐसा कहा जाता है कि एक बारी ये अपने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के दोस्त के साथ ना जंगल में घूम रहा था और सडनली टाइगर इसके सामने आ गया। उसकी गन उस टाइम पर वर्क नहीं कर रही थी और जो खंजर उसके पास था वो जमीन में गिर गया था। उसने हाथों से ही बिना किसी शस्त्र का प्रयोग करे टाइगर से लड़ा वो, और जब तक वो मतलब फिर उसके बाद वो मैनेज करता है कि उससे बढ़ बढ़ कर फिर वो ज़मीन पर जो उसको अपना खंजर मिल जाता है और फाइनली टाइगर इस बैटल में मर जाता है। इसके बाद ही इसका नाम पड़ा टाइगर ऑफ मैसूर। ये कुछ मतलब मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ाई, कहीं पर भी कोई पूछने नहीं वाला है कि राइट अ नोट ऑन कि टाइगर टीपू सुल्तान का नाम टाइगर ऑफ मैसूर कैसे पड़ा, लेकिन बस यहाँ पर आपको ये चीज़ बताई जा रही है और यहाँ पर ये कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे कि एंशियंट और मेडिवल टाइम में आपको याद होगा आप सबको रागिनी मिसबा कोड पोएट जो थे जैद, पता है ना आपको, कोड पोएट जो थे जैद वो एग्जैजरेट करते थे और इनके बारे में वो लिखते थे, बहुत बड़ा चढ़ाकर लिखते थे। या फिर अगर आप एंशियंट इंडिया की बात करो तो हमने बात करी थी ना प्रशस्ति की, इन प्रेज ऑफ, तो ये यही चीज़ है मतलब काइंड ऑफ इनके बारे में ऐसी कहानियाँ प्रचलित हो रहा है। ठीक है, फैला देना मार्केटिंग मतलब काइंड ऑफ बस एक तरीके से बस वही चीज़। फिर हम बात करेंगे कि वॉर विद द मराठास, अभी देख रहे हो मराठास ने अच्छा खासा इनका साथ दिया। कहाँ गया ये वाली चीज़? ये मराठास ने साथ दिया ब्रिटिशर्स का, लेकिन फिर बस कर्मा खेलो अब अपना, तुम्हें बहुत ट्रस्ट था ना इनके ऊपर, अब इनकी बारी, अब इनकी लंका लगेगी। क्या ये डिस्कशन सबको समझ में आई? किसी का कोई भी डाउट है? हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया ना? सारी चीज़ें कवर कर ली। बताओ सारी चीज़ें समझ में आई आप लोगों को? पापा थे उसके हैदर अली। हाँ, लेकिन ये शुरू से ही ब्रेव था, मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब
जब पापा के बाद गद्दी जो संभाली उसमें भी जनरली कोई वॉर लड़ा नहीं और हारा नहीं, और लड़ते लड़ते भी जो आखिरी वॉर भी लड़ा तो उसमें हम इसको फेलियर नहीं कह सकते। वो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जीत मतलब मर गया लेकिन हाँ घुटने नहीं टेके, है ना। तो हम हाँ जी, गद्दारी हुई थी ना, बल्कि इसके अगर अगर ब्रिटिशर्स अकेले होते तो, हाँ ब्रिटिशर्स अकेले होते तो क्या कर लेते बताओ जरा इसका। लेकिन वही चीज़ है कि इसके साथ वो करा था, गद्दारी कर दी थी निज़ाम हैदराबाद के निज़ाम वगैरह ने, और ये मराठास ने। अब अगला अगला जो टॉपिक है वो मराठास की बारी है। अब ये ज़्यादा उछल उछल के जो थे ना, अब मराठास के साथ युद्ध लड़ा जाएगा कंपनी का। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।